नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए दिल्ली से लाए हैं, जहां पर एडिबल ऑयल की मीटिंग चल रही है। और आपको बता दें कि इंडिया जितना भी खाने का तेल कंज्यूम करता है उसका 60 से 65% वो इंपोर्ट करता है। ऑफ कोर्स नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स यहां पर काफी समय से, काफी सालों से बातचीत में रहा है, लेकिन आशा यही है कि इस बजट में हम इसे ऑफ ग्राउंड जाता हुआ देखेंगे और शायद यहां पर कुछ फंड एलोकेशंस भी होती हुई नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ बजट से और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडस्ट्री की, किस तरह का पर कैपिटा कंजम्पशन हम आगे जाता हुआ देखेंगे, वो सारे सवाल हम डालेंगे मिस्टर प्रदीप चौधरी को, जो कि एमडी हैं जेमिनी एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स के। मिस्टर चौधरी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले टॉप बजिंग क्वेश्चन तो यही है कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, हमारी तो बहुत सालों से एक एक्सपेक्टेशन रही है गवर्नमेंट से कि आप हमारी इंडस्ट्री को और फार्मर को दोनों को प्रोटेक्ट करिए। और गवर्नमेंट का रोल है कि तीन जो स्टेक होल्डर हैं मेन, एक हो गया फार्मर, एक हो गया कंज्यूमर और तीसरा इंडस्ट्री। वैसे तो गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज, बट हम बोलते हैं कि इन तीनों के अंदर एक संतुलन बना के चलना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। कई बारी गवर्नमेंट इज टिल्टिंग टूवर्ड्स, मतलब कंज्यूमर की तरफ टिल्ट हो रही है, कभी फार्मर की तरफ टिल्ट हो रही है। जहां समस्या आती है वहां पर टिल्ट हो जाती है। हम बोलते हैं कि इसकी एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या एक रीजनेबल भाव है फार्मर के लिए, वो मिलना चाहिए फार्मर को, कंज्यूमर को एक रीजनेबल भाव मिलना चाहिए, साथ के साथ इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये रहेगी कि आज जो रिफाइंड ऑयल कंट्री में आ रहा है इतना ज्यादा क्वांटिटी में, जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को हर्ट कर रहा है, उसको बंद होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से बंद होगा? बैन आप लगा सकते हैं तो बैन लगाइए, नहीं लगा सकते तो आप ड्यूटी डिफरेंशियल क्रिएट करिए कि जिससे वी इनकरेज क्रूड ऑयल इंपोर्ट को हम इनकरेज करें। ये पूरे हर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, तो वही हमारी डिमांड इंडिया में भी है, सेम डिमांड। जहां तक सेल्फ सफिशिएंसी की बातें लगातार की जा रही हैं, नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल की, पाम की यहाँ पर बातें हैं, आपको लगता है उस तरफ कुछ पुश आता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये आज की स्टोरी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है। जब से 94-95 से इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी छोड़ के इंपोर्ट ओजीएल में शुरू किया, तब से लगातार बढ़ोतरी हो रही है इंपोर्ट के अंदर। तो ये तो हर साल ये बात होती है कि सेल्फ सफिशिएंसी पे जाना है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी जाने का एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉन्क्रीट एक्शन प्लान, जैसे आज नीति आयोग के जो मेंबर है उन्होंने आके जो बातचीत करी, उन्होंने यही बतलाया कि हमारे को वर्टिकल ग्रोथ करना है, मींस प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। दूसरी तरफ एकरेज का एक लिमिटेशन है कि आज एकरेज को आपको देखना है कि ग्रेन से आएगा या कहां से आएगा, वो आज एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एकरेज और देयर इज अ फाइट फॉर एकरेज। तो उसकी वजह से एक वर्टिकल ग्रोथ लाना पड़ेगा, हमारे को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। सो एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान जिसमें ये सारी चीजें होंगी, एंड वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दैट प्लान एक है प्राइस। प्राइस का बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि आज फार्मर्स को डिसुएड कर रहे हो आप एडिबल ऑयल प्रोडक्शन से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से, क्योंकि उनको बराबर दाम नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ ही नहीं पा रहा। बेचारे के पास, फार्मर के पास उतनी आमदनी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी यूज कर सके और नए नए यंत्र लाए जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी एक सिर्फ डिजायर है एट द मोमेंट, बट उसको कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट प्रदीप जी, जिस तरह से हमने देखा है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते हुए, कंजम्पशन बढ़ते हुए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, एडिबल ऑयल की डिमांड सिर्फ बढ़ी ही बढ़ी है। और जैसे रमेश चांद जी भी कह रहे थे कि 33% इजाफा यहाँ पर अगर प्रोडक्शन में हुआ तो कंजम्पशन में कई गुना ज्यादा हुआ है। कैसे देखते हैं आप ये जो कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की एडिबल ऑयल के सेक्टर के लिहाज से? देखिए, अभी भी हम पर कैपिटा 18 साढ़े 18 के लगभग है, वर्ल्ड एवरेज 24 के लगभग है, वेस्टर्न वर्ल्ड 50-60 के लगभग है। तो अभी तो हमारे को बहुत सफर तय करना है। तो हमको तो कम से कम वर्ल्ड एवरेज भी इंडिया की वजह से डाउन है। तो देखा जाए तो अगर आप इंडिया को छोड़ देंगे तो वर्ल्ड एवरेज तो 27 से 28 किलो है। तो हमको कम से कम 27 से 28 किलो पे इंडिया जाएगा जाएगा। एक तरफ से तो हम जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास, ग्रोइंग एफ्लुएंस की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा तो ग्रो करना ही करना है सर। आज आप हैबिट्स देखिए ऑल ओवर, कितना हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से मैरिजेस फंक्शंस में खपत बढ़ रही है। तो पर कैपिटा ग्रोथ होना इज नेचुरल, इट हैज टू ग्रो। माल्थीजियन लॉ क्या बोलता है कि एज योर इनकम्स ग्रो you will spend more on food. That is a law of Malthusian, which is a very old settled law. So I personally feel that जो आज 24 million tons इंडिया की कंजम्पशन एडिबल ऑयल की, by 2030
दिस हैज टू बी 20 or 29 मिलियन टन होनी ही होनी है, इसको कोई इसमें रोक नहीं सकता। अब एक फाइनल क्वेश्चन, और ये एमएसपी पे है जिसको हम लगातार बढ़ता हुआ देखते हैं, लेकिन कंसर्न ये भी है कि सरकार एमएसपी डिफेंड नहीं कर पाती है, प्राइवेट ट्रेड एमएसपी पे खरीदता नहीं है। इसमें क्या सोल्यूशन बनता हुआ देखते हैं? देखिए, एमएसपी मैं तो बोलता हूं कि एमएसपी जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, फार्मर को बराबर वो एमएसपी मिलना चाहिए। एक्चुअली एमएसपी तो मिनिमम प्राइस है, फार्मर को तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए। मिनिमम प्राइस तो उसका क्या मायना है, उससे ज्यादा ही मिले तो ही फार्मर इनकरेज होगा। लेकिन एमएसपी को लाने के लिए आज सीड के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ऑयल भी है, जिसमें मील भी है, तो उन दोनों के भाव तो सीड से डिटरमिन नहीं होते, बहुत अदर फैक्टर से डिटरमिन होते हैं। आज अगर आप मस्टर्ड की बात करें तो एडिबल ऑयल, जो मस्टर्ड का जो दाम है, वो डिटरमिन करता है पाम ऑयल से, सोयाबीन ऑयल से, बहुत सारे जो कंपीटिंग ऑयल्स हैं। तो आज आप बताइए कि इंडस्ट्री अगर पाम ऑयल सस्ता है, सोयाबीन ऑयल सस्ता है, तो मस्टर्ड ऑयल उसी हिसाब से ही बिकेगा। तो सीड का प्राइस कैसे बढ़ेगा, आप बताइए? तो ये तो इंडस्ट्री है नहीं, वो तो कमर्शियल वेंचर है कि आप ऊंचे में खरीदेंगे और सस्ते में बेचेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगेंस्ट कमर्शियल प्रिंसिपल्स है। सो हम तो ये बोलते हैं कि एक ही सोल्यूशन है एमएसपी का। नेफेड खरीद रहा है या कोई भी खरीद रहा है, वो तो बड़ी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी के सोल्यूशन है। टुडे इंडिया तो ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी के सोल्यूशन है एक नेचुरल प्रोसेस में एमएसपी मिलना चाहिए फार्मर को। वो कैसे होगा? प्राइस should go up, then only farmer will get the MSP. Otherwise MSP कैसे मिलेगा फार्मर को? नेफेड ने आज खरीद लिया, फिर 6 महीने के बाद नेफेड बेचेगा सेम प्राइस में, तो वो तो एक टेम्पररी सोल्यूशन हो गया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में द प्राइस को एक ऐसा आना चाहिए, ऑलवेज हम तो गवर्नमेंट को ये बोलते हैं, आप एक प्राइस डिटरमिन करिए। एडिबल ऑयल जो आज से 35 साल पहले जो एक भाव था 40-50 रुपए किलो, आज वो 100 रुपए किलो है। आप उसको बाकी फूड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उतना इन्फ्लेशन एडिबल ऑयल में है ही नहीं जितना गवर्नमेंट सोच रही है कि है। कल ये तो बात हुई कि बजट से इंडस्ट्री को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जिस तरह की डिपेंडेबिलिटी हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे है और जिस तरह से पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ते रहने की उम्मीद है, उसमें पाम तेल का एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारे साथ एसडी गुथरी के अब संदीप भान जुड़ रहे हैं। संदीप नमस्कार, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जहां तक पाम की बात है, सबसे पहले प्राइसेस पे बात कर लेते हैं क्योंकि काफी वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन इस बार प्राइसेस आपके कहे हुए दायरे में थे। अब यहाँ से क्या लगता है? देखिए, प्राइसेस अभी भी एक रेंज में चल रहे हैं। वी आर सीइंग 3800 एज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। 3800 बिटवीन 38 to 38,500 में देयर इज वेरी एग्रेसिव बाइंग आ जाती है, पर जैसे ही ये बाजार 4000 के ऊपर चला जाता है तो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है बाइंग में। सो इट्स काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड में चल रहा है, एंड आई थिंक ये रेंज बाउंड चलता रहेगा बिटवीन 38 to 4200। वी शुड सी इट कंटिन्यूइंग। संदीप, इस इवेंट में चाहे वो अर्जेंटीना है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ब्राजील है, सभी का ये मानना है कि आगे जाकर एडिबल ऑयल की कंजम्पशन सिर्फ बढ़ने ही वाली है ग्लोब अराउंड, स्पेशली इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन जल रही है। आप कैसे देखते हैं ये डिमांड सप्लाई मिसमैच आगे जाता हुआ? आगे आते जो तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इंडोनेशिया की तरफ से, क्योंकि इंडोनेशिया में रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एज ऑफ टुडेज मार्केट एस्टिमेट्स वहां पे करीब 90 मिलियन टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, उसके सामने ओनली 48 मिलियन टन का सीपीओ है। आउट ऑफ 48 मिलियन टन्स में इंडोनेशिया हैज ऑलरेडी अनाउंस B40 इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट ईयर, तो उसमें 1.5 मिलियन टन एक्स्ट्रा चला जाता है। सो टोटल 15 मिलियन टन ऑफ सीपीओ जाएगा बायोडीजल में। तो 48 मिलियन टन में से 15 मिलियन टन निकाल दे तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 33 मिलियन टन। 33 मिलियन टन में से 5 से 6 मिलियन टन इंडोनेशिया एक्सपोर्ट सीपीओ कर रहा है टू इंडिया, टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशन। वी आर लेफ्ट विद 27 मिलियन टन। 27 मिलियन टन ऑफ सीपीओ को 90 मिलियन टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी। सो इंडोनेशिया से सीपीओ वर्चुअली स्लो डाउन हो गया, बट वी विल सी प्रोडक्ट्स रिप्लेसिंग इट। एंड फ्रॉम मलेशियन पर्सपेक्टिव, मलेशिया में जितना सीपीओ मैक्सिमम इंडिया को मिल जाता है तो 3 to 3.5 मिलियन, दैट्स द मैक्सिमम बेसिस आवर करंट प्रोडक्शन सिनेरियो। एंड इवन इफ दिस प्रोडक्शन जम्प्स टू 19.5 मिलियन टन ऑल्सो ओवर कमिंग ईयर्स, इमीडिएट में तो कोई लगने, बट ओवर द पीरियड ऑफ कमिंग ईयर्स इवन इफ इट गोज 19%, तो इंडिया को मलेशिया से रियलिस्टिकली पॉसिबल 3.5 मिलियन टन। और थाईलैंड से अपने को 1 मिलियन टन है। सो विल बी क्लोज टू 4.5 मिलियन टन फ्रॉम मलेशिया एंड थाईलैंड, एंड इंडोनेशिया से 2 मिलियन टन, बट वी विल हैव अ बिग जंप ऑन refined only. That's what Indian industry will have to prepare. Absolutely. जिस तरह की अब ड्यूटी डिफरेंशियल्स की बात की जा रही है और क्लियरली इंडस्ट्री बहुत टाइम से अब उसको पुश कर रही है क्योंकि प्राइसेस में एक प्रेशर आता हुआ हमने देखा है, कैसे ये इंडस्ट्री उसको वर्क करता हुआ देखेगी? देखिए, आज की तारीख में इंडियन इंडस्ट्री और
इंडोनेशियन की रिफाइनिंग इंडस्ट्री आर इन द सेम स्टेज. इंडोनेशिया में भी रिफाइनिंग मार्जिन नहीं है, मलेशिया में, इंडिया में भी रिफाइनिंग मार्जिन नहीं है, बट इंडस्ट्रीज हैव टू सर्वाइव. ड्यूटी, पर्सनली आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन, ओके, आई सिंपैथाइज विद द इंडियन इंडस्ट्री, पर उसका ड्यूटी बढ़ने का ये डजंट मीन देयर इज अ फ्लड ऑफ सीपीओ कमिंग. प्राइसेस बढ़ जाएंगी. इंडिया हैज टू एडजस्ट टू द रियलिटी. ओके, अब आगे जाते हुए जिस तरह से नेशनल मिशन की बात की जा रही है, और हम जानते हैं कि एसडीगो 3 यहाँ पर भी काम कर रहा है गोदरेज के साथ, कितना वो काम यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि आशा यही की जा रही है कि इस बार बजट में हम नेशनल मिशन को और पुश आता हुआ देखेंगे, एक रोड मैप, एक एलोकेशन शायद आएगा. देखिए, वी आर अ बिग सपोर्टर्स ऑफ इंडियाज नेशनल ऑयल सीड मिशन एंड वी विल कंटिन्यू टू ग्रो, ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू ग्रो इंडियाज नेशनल ऑयल सीड मिशन. उसमें कोई डाउट नहीं है. वी विल बी प्रोग्रेसिंग. इट इज प्रोग्रेसिंग वेल, बट कैन इट रिप्लेस द डिमांड India is going to witness with the local production? It will take time. So dependency और बढ़ती जाएगी on the foreign lands. इंडिया के काफी सारे जिस तरह के एफटीएज हैं, इंडिया की अपनी पॉलिसीज हैं, बजट पे ऑफकोर्स यहाँ पर सबकी नजर है. आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड अक्रॉस जो ये फूड सिक्योरिटी का मैटर है? एडिबल ऑयल ऑफकोर्स उसमें एक बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं यहाँ पर. देखिए, एडिबल ऑयल फूड सिक्योरिटी कंसर्न इज एवरीवेयर. इट्स नाउ ग्लोबली a phenomenon. It's how countries address it. India remains a big market. India remains a growing market, and how where India like have to alter, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे fortunately India के लिए मिल जाता है. जैसे what yesterday Mr. Sudhakar Desai presented that they are now getting soft oils from Turkey, Iraq. ऐसे ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से hope है कि that will address. We'll have to look into that. इंडिया के जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने पिछले साल आते हुए देखे पाम के ऑन द हायर साइड थे. डू यू सी कि ये नंबर आगे जाकर जिस तरह से बढ़ता रहेगा? अब इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, मार्केटिंग ईयर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, इंडिया इज गोइंग टू कम बैक इन अ बिग वे टू पाम. जैसे जून में इंडोनेशिया डिड वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स 2.77 मिलियन, जैसा कि कल डेटा रिलीज हुआ, मोर देन अ मिलियन टन एक्स्ट्रा. बल्क ऑफ एक्सपोर्ट्स हैव कम टू इंडिया. सो इंडिया इज रिप्लेसिंग व्हाट इट लॉस्ट. वी लॉस्ट द वॉल्यूम इन द फर्स्ट क्वार्टर में, और ये बढ़ता ही जाएगा. कोई इसका कम नहीं होने वाला. अगले कितने डेकेड्स के लिए इट विल ओनली ग्रो. ओके, अब फाइनल क्वेश्चन देन, अगर जो आपने कैलकुलेशन यहाँ पर की होगी कि कितना पाम इंडिया को यहाँ पर चाहिए होगा, और ये हम पहले ये बात करते भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको स्लाइटली लॉन्ग टर्म देखें तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ पाम के लिए आप इंडियन मार्केट से आता हुआ देखते हैं? हमने बीच में हल्की सी एक डिस्टॉर्शन भी देखी थी जहां पर पाम यहाँ पर प्रीमियम में था. ऑल ऑफ दैट हैज सेटल, लेकिन अब यहाँ से क्या सेंस? माई पर्सनल सेंस इज दैट पाम विल कम बैक टू द premium prices. In coming years, palm will be again what we saw in the first quarter, highest price among all the edible oil sectors. And I see that maybe end of this year or early next year, we might see that situation coming back. But palm will maintain its leadership position. राइट संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. तो क्लियरली काफी सारे एडिबल ऑयल्स हैं, और देखना होगा सरकार की नीतियां इस बार कैसी रहती हैं, चाहे वो एमएसपी को लेकर है, चाहे वो किसान के ऊपर किस तरह की फंड एलोकेशंस हैं. लेकिन जैसे संदीप ने कहा कि पाम तेल के प्राइसेस यहां पर वापस प्रीमियम में आ सकते हैं. एक अनसेटिस्फाइंग नीड है जो यहां पर लगातार हम आता हुआ देखेंगे एडिबल ऑयल की इंडियन मार्केट से. ऑफकोर्स उसको यहां पर वॉच भी करना होगा. लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए. जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन. Various meetings with the industry here when it comes to edible oil. What really has been your takeaway from that? Well, India is an important market for palm. With 1.4 million population, 1.4 billion population, we almost control 36% of the palm oil vis-a-vis the edible oil requirement in India. And with the growing middle income population in India, it's a huge potential in India. And this is where we want to make sure that, we want to have the first mover advantage to introduce to India about the sustainably production of palm. I mean, we want to bring our mission, sustainable palm oil, into India to explain to all the Indian players that with this sustainability formula that we bring, that will take any product that they produce, a consumer product, to go anywhere to the world, because the world will accept that. So this is where we want to make sure that we will comply with all this sustainability requirement by the world. Yeah? As a country, Malaysia, we have committed that we want to make sure that as a country, our forest cover must not less than 50%. So we will make sure there's no more deforestation. Today we stand at 54% of forest cover.
you must make sure that there's a traceability of all our product. That when they go out from Malaysia, they must have that traceability, and then they must have legitimate title when they plant the palm oil. And number 4, we must make sure that we comply with international labor practices under the ILO guidance. Mr. Minister, we do understand that both the countries are quite thick when it comes to especially edible oil. Yeah. There are various policies being made right now. What is your sense on 1, the Indian policies, 2, the Indian demand, which is ever growing, and 3, the sustainability or the food security part of it? So you must understand that the key factors that we want to play our part here is that India is always stressing on food securities. So likewise, a certain agriculture product that we buy from India, like for example rice, onion, we also concerned with our people. So if we can collaborate together, both need each other, then we can make sure that all our palm oil will be. We will ensure there is enough supply of palm oil for India. Okay. There is various other things also happening. You've talked about climate change and sustainability and deforestation, of course, but geopolitics, currencies, so many elections happening world over. How are you working with all of this macro changes? We need to address every company differently, because we need to know exactly like India, for example. The agenda is to make sure that enough food to take care of 1.4 billion. Then how do you play your role in order to work and collaborate with India? And if you go to any other smaller countries, their requirements are different. So this is where we need to make sure we are very agile in our policies, and we must make sure that, at the end of the day, if you want to have a long-term relationship, it has to be a win-win situation. I also want to ask one more question. This is an era where we have seen, we have so many FTAs and trade conversations and, those kind of things happening. Where do you stand within that? Yeah, I prefer to deal, country by country FTA, because from there, both of these countries will be able to have a win-win situation. We can know specifically how to adjust, and if something that it doesn't work, we can sit down. It's much easier to work, rather than you share with so many countries. That will sometimes it will not benefit a certain country, and certain country when we do the dealing, it's not a win-win situation. But however, there's a certain matters that we need to look as a group, that everyone benefit vis-a-vis other region. For example, if you talk about ASEAN, for example, or ASEAN, then we need also to make sure that we protect our market vis-a-vis European, for example. So this is something that we need to work together. Right? So we've talked about palm oil. One final question I'm going to squeeze in. You also are the Minister of Commodities. How are you looking at the overall bigger game here? The bigger game here is actually we must always put a lot of effort to increase the yield instead of increase the land usage. So by doing that, we will be able to save the world. We can do business, we can grow our economy without sacrificing, the environment. True. You met the industry last evening. There's been a big meeting, I understand, hours and hours. What is their feedback to you? They're very excited. They're very excited with us, and we're also very excited with them. There's a lot of opportunity that we need to explore.